हेलो एवरीवन, वी वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो PYQ सीरीज के अंडर में है जो सिंपल क्लासेस कंपाइल कर रहा है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसके अंदर में जो भी अलग अलग सेक्शंस आते हैं जिसपे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सभी सेक्शंस से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स से उठा के हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी तो आप किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछा जाए उस कंसेप्ट के अराउंड आप उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। सेट 1 यहाँ इसलिए है क्योंकि ये पहला वीडियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर में। आने वाले टाइम में अलग अलग सेक्शंस जैसे कि ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड सो ऑन, इसके ऊपर भी PYQ सीरीज के अंदर में वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। एक और ज़रूरी बात, ये वीडियोज़ और जो कंटेंट जो हमने प्रिपेयर किया है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है, तो हम आशा करते हैं किसी भी स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड लास्टली, दिस वीडियो इज फॉर UPPSC, MPPSC, झारखंड PSC एंड अदर सच स्टेट सर्विसेज एग्जाम। यानी कि ये वीडियो इन सारे ही एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। जो भी स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सबको इन वीडियो से हेल्प मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। So first question of this video is, Bhopal gas tragedy was caused due to the leakage of which of the following? इनमें से किसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी घटित हुई थी? तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स, कब हुआ था? ये इंसिडेंट हुआ था 2 दिसंबर 1984 को। 2 दिसंबर 1984 की रात को एग्जैक्टली ये लीकेज हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल के अंदर। किस फैक्ट्री के अंदर में? UCIL। UCIL का फुल फॉर्म है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इस फैक्ट्री के अंदर में ये लीकेज हुआ था। तो अब यहाँ हो क्या रहा था एग्जैक्टली? अब इस फैक्ट्री के अंदर में एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा था जिसका नाम है कार्बराइल। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें MIC लगता है एज एन इंग्रेडिएंट। और भी सारी चीज़ें होती हैं, MIC इज ऑल्सो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो अब ये इंग्रेडिएंट है तो इसकी स्टोरेज भी करनी पड़ेगी फैक्ट्री के अंदर में, तो इसके लिए टैंक्स बनाए गए थे जिसके अंदर में से इसका लीकेज हुआ था। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब दुनिया में ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स में से एक है। रीज़न बीइंग, इसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे पड़ा था। ऑफिशियल फिगर्स हैं 5 लाख लोगों से ज़्यादा पे इसका हेल्थ इम्पैक्ट पड़ा था एंड मोर देन 2000 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड। दैट इज़ द रीज़न इस इंसिडेंट को काफ़ी है वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट माना जाता है और आज भी इसको रेलेवेंटली पूछा जाता है एग्जाम। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनेट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो हमें देखना है कि जो लेफ्ट में वर्ड्स लिखे गए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइबोजियम, लेग्यूमिनोसारम, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसको आप ब्रेक कर करके पढ़ें, आपको याद भी रहेगा उससे। थर्ड इज अजोटोबैक्टर, फोर्थ इज अजोला। इनकी मैचिंग जो राइट में दिए गए प्लांट्स हैं उनसे सही तरीके से मैच किया गया है कि नहीं? पैडी, पी, बीट और मेज। अब यहाँ पे बात किस कॉन्सेप्ट की हो रही है? उस कॉन्सेप्ट का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये क्या चीज़ है वो पहले समझ लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट processes, natural processes in the world. क्यों? Because this is responsible for maintaining the health of soil and plants. जाहिर सी बात है, अगर सॉइल, मिट्टी जिसमें प्लांट्स को उगाया जाएगा, जिसमें उसकी खेती होगी, उसकी हेल्थ बढ़ेगी तो प्लांट्स की प्रोडक्शन में भी आपको इंक्रीज दिखेगा, राइट? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? तो हवा के अंदर में, एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन के पार्टिकल्स फ्रीली, क्योंकि एक इनर्ट गैस है, एग्जिस्ट करते हैं। तो इन बैक्टीरिया की मदद से ये जो नाइट्रोजन फ्रीली एग्जिस्ट करता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स विच आर नोन एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अलग अलग तरीके के होते हैं कंपाउंड्स, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया NH3, आपके नाइट्रेट्स हो गए एंड सो ऑन। तो ये जो प्रोसेस है एटमॉस्फेयर से
फ्रीली एग्जिस्टिंग नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, बिकॉज इस प्रोसेस से सॉइल का जो अमोनिया का सोर्स है, अमोनिया जो उसको मिलता है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिलता है। अब इसमें हेल्प कौन से क्या चीज़ें करती हैं, ये जो लेफ्ट में आपके लिखे हुए नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये उसको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये बैक्टीरिया जिस प्लांट के सामने लिखे गए वो सही मैचिंग की गई है कि नहीं। करेक्ट है? तो अब एक एक करके हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गे, और इसको मैच बताना है हमने सही किया है कि गलत, पैडी के साथ। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ब्लू ग्रीन एल्गे इज अ बैक्टीरिया, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। एंड यस, दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया। करेक्ट है? तो ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एक फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर में, उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और ये अमोनिया सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये पैडी फील्ड्स के अंदर में ब्लू ग्रीन एल्गे इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोमास। उसकी वजह से जो एबिलिटी है उसकी टू फिक्स नाइट्रोजन, उसकी वजह से पॉजिटिव इफेक्ट्स हमको देखने को मिलता है ऑन द हेल्थ ऑफ बोथ द सॉइल एंड द प्लांट। तो फर्स्ट ऑप्शन ब्लू ग्रीन एल्गे पैडी, ये जो मैच है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम। अब जो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनको आप ब्रेक करके याद करो, आसान रहेगा याद करने में। तो ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है और इसको हमें बताना है पी के साथ सही मैच किया है कि नहीं। ये बिल्कुल सही मैच किया है। पी बेसिकली एक लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट। और जो एग्जाम्पल्स हैं आपका लेंटिल्स हो गया, ग्राम हो गया, ये सारे प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और जरूरी बात डिस्कस करनी है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमने डिस्कस किया है वो बैक्टीरिया करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन जो आपका हवा में होता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इनर्ट है क्योंकि, उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जैसे कि अमोनिया, जिसके थ्रू सॉइल को न्यूट्रिएंट पहुंचता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द सॉइल एंड देयरफॉर द प्लांट्स, राइट? तो अब ये जो करने का जो तरीका है, बैक्टीरिया जो ये करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका है जो फ्रीली करते हैं इंडिपेंडेंट होते हुए, तो इसके लिए उनको प्लांट्स की जरूरत नहीं है, दे डू इट एज अ फ्री ऑर्गेनिज्म। जो दूसरा तरीका है उसमें उनको प्लांट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, प्लांट्स को वो एज होस्ट्स यूज करते हैं, और इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया। करेक्ट? और ये जो प्लांट्स हैं दे आर एक्टिंग एज होस्ट्स फॉर द बैक्टीरिया, फॉर देम टू बी एबल टू डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है? क्लियर है? अब यहां पे पी हमने देख लिया, वो एक लेग्यूमिनस प्लांट है, इसी से डेराइव होकर ये लेग्यूमिनोसारम वर्ड भी बना है। तो ये जो मैचिंग की है इन्होंने बिल्कुल सही है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, गलत नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं फटाफट। थर्ड ऑप्शन इज अजोटोबैक्टर एंड इट इज पेयर्ड विथ व्हीट। हमें बताना है कि सही है कि नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। अजोटोबैक्टर इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया एंड इट हैज द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एजोटोबैक्टर हवा से जो फ्रीली एग्जिस्टिंग नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड, इस केस में जैसे कि अमोनिया है हो गया, और इस अमोनिया से सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलता है और उस सॉइल में वीट की खेती होती है। तो अजोटोबैक्टर और वीट जो है ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन which helps further in the production of wheat, increasing the production of wheat. So coming to the last option, last option है अजोला और मेज का जो पेयर है वो हमें बताना है। अब अजोला आपका जो होता है एक फ्री फ्लोटिंग फर्न है, फ्री फ्लोटिंग फर्न होता है, एंड दिस गैस हैज द एबिलिटी टू डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो मेज है ये गलत दिया हुआ है। अजोला का यूज होता है राइस कल्टीवेशन में। करेक्ट है? तो लास्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट पेयर है। तो हमारा क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो उसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ें। कभी कभी हमें सारी चीजें पता होती हैं, उसके बाद भी एग्जाम में जो टेम्परामेंट होता है, जल्दी जल्दी में जो करना होता है, उसकी वजह से हम गलत आंसर्स मार्क कर देते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
इनमें से कौन सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। मैच क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, या इन्होंने एलिमेंट्स के नाम दिए हुए मर्करी, कैडमियम, नाइट्रेट, फ्लोराइड, और राइट में दिए हुए डिजीजेस जो इनकी पॉइजनिंग की वजह से होते हैं। तो अब ये सही तरीके से मैच किया नहीं है, वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले डिजीज देखते हैं, उनके सिम्टम्स समझते हैं, उनकी कहानी समझते हैं। अब मिनीमाता डिजीज जो है वो जापान में ओरिजिन हुआ था। एक इंसिडेंट हुआ था, एक बे एरिया है जापान के अंदर में जिसका नाम है मिनीमाता। तो इस बे एरिया के वहां पे डंप किया गया था भारी मात्रा में। क्या डंप किया गया था? मर्करी, जिसकी वजह से पॉइजनिंग हुई। जो एक्वेटिक लाइफ हुई थी उस पर डैमेज आया। सेकेंडली जो पॉपुलेशन ने उसको कंज्यूम किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस पर इम्पैक्ट आया। 900 से करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। They were deaths ऑफिशियली जो रिपोर्ट किए गए थे 900 से 1000। तो दैट इज वाई इट वाज अ वेरी मेजर इंसिडेंट एंड वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ था। इसके रिगार्डिंग एक मिनीमाता कन्वेंशन भी रखा गया था बाद में, जहां पे वे फॉरवर्ड डिस्कस किया गया था। अब देख लेते हैं मिनीमाता डिजीज किस तरीके का डिजीज है। तो मिनीमाता डिजीज जो है वो नर्व्स को डैमेज करता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज। कुछ सिम्टम्स यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट इज हाथों और पैरों का नम होना। तो देर इज नमनेस विच इज ऑब्जर्व्ड इन हैंड एंड फीट विच इज वन ऑफ द सिम्टम्स। जो मसल्स होती हैं उनको वीक करता है, मसल्स आर वीकेंड इन दिस डिजीज। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होता है, आपकी सुनने की जो क्षमता होती है उस पर इम्पैक्ट आता है। एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। तो ये जो हमने डिस्कस किए हैं ये इनके सिम्टम्स हैं, ठीक है। डिजीज का ओरिजिन कहाँ हुआ? जापान में हुआ। बे एरिया है, उस बे का नाम है मिनीमाता। वहां पे डंप किया गया था क्या? मर्करी। इतनी मात्रा में किया गया कि वहां की जो एक्वेटिक लाइफ थी, फिश वगैरह, उन सब पे इम्पैक्ट आया और करीब 900 से 1000 लोगों की डेथ हो गई मर्करी के ओवर एक्सपोजर की वजह से। तो जो पहला पेयर है वो बिल्कुल सही है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है कैडमियम। एंड जो डिजीज यहाँ डिस्कस करेंगे हम इताई डिजीज भी जापान में ही ओरिजिनेट हुआ है। वहां पे जैसे मिनीमाता एक बे है, एक और बे है जिसका नाम है तोयामा प्रीफेक्टो। यहाँ पे कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से सबसे पहली बारी इताई डिजीज को रिपोर्ट किया गया था। इताई जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग होता है सिवियर पेन, एंड ये इफेक्ट करता है आपकी स्पाइन को और जॉइंट्स को। तो काफी पेन फील करते हैं लोग व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। तो ये जो पेयरिंग है कैडमियम और इताई की, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है नाइट्रेट। एंड जो डिजीज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हम करेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। जैसे कि नाम से हम समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है कि स्किन का जो कलर होता है दैट टर्न्स टू ब्लू। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है बॉडी में उसका जो काउंट होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम होता है? नाइट्रेट जो होता है वो अगर ज्यादा मात्रा में लोग कंज्यूम करें तो नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके मेथीमोग्लोबिन बनाता है। मेथीमोग्लोबिन करेक्ट है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना अलग अलग सेल्स में, टिश्यूज में, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। नाउ मेथीमोग्लोबिन की ये एबिलिटी नहीं होती है, इट कांट कैरी ऑक्सीजन, राइट। तो अब जब नाइट्रोजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके मेथीमोग्लोबिन जरूरत से ज्यादा बनाएगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई जाहिर सी बात है जितना होना चाहिए उससे काफी नीचे लेवल्स पे होगा। इसकी वजह से जो आपका स्किन का कलर है वो ब्लूइश होना शुरू हो जाता है। तो इस डिजीज को हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और क्योंकि ये मेथीमोग्लोबिन की वजह से होता है तो इसको हम मेथीमोग्लोबिनीमिया भी बोलते हैं। मेथीमोग्लोबिनीमिया। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक और वर्ड है मेथीमोग्लोबिनीमिया। अब ये ऑप्शन जो है ये भी सही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट आयन की ही ओवर प्रेजेंस से, ज्यादा कंजम्पशन से ब्लू बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। तो ये तीन ऑप्शंस बिल्कुल सही है, सही पेयरिंग है। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन। हाँ जी, तो अब लास्ट ऑप्शन है फ्लोराइड आयन, एंड इसको लिंक कर रहे लोग इंडाइजेशन से। तो ये बिल्कुल गलत है। फ्लोराइड इनफैक्ट हमें हेल्प करता है, किन चीजों में हेल्प करता है? टीथ और बोन के सॉलिडिफिकेशन में, उनको मजबूत बनाने में हेल्प करता है। लेकिन एक ये भी थ्योरी है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में फ्लोराइड आयन ह्यूमन बॉडी के अंदर में आएगा तो ये किडनी डैमेज करता है। लेकिन इसका इनडाइजेशन, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हमें क्या बताना है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। किसका पेयर गलत है? तो पहले तीनों का सही है। मर्करी के पॉइजनिंग से मिनीमाता डिजीज होता है, कैडमियम से इताई, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेकिन फ्लोराइड का इनडाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेंच ड्यू टू द लीकेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ व्हिच। तो हम जनरली नोटिस किया है हमने, अगर एलपीजी जो सिलेंडर होता है हमारे घरों में यूज होता है वो कुकिंग के लिए, उसका जब लीकेज होता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल किस वजह से होती है? इन फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इथाइल मरकैप। अब एलपीजी जो
जो है काफी इनफ्लेमेबल गैस है, तुरंत आग पकड़ती है, इट्स वेरी रिस्की अगर उसका लीकेज है और वो अनडिटेक्टेड हो, काफी सारे मिशैप्स होते हैं। तो अब जरूरी है कि एलपीजी का अगर लीकेज हो तो उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए। इसी पर्पस के लिए इथाइल मरकैप्टन का उसमें एडिशन होता है। इट इज एडेड टू प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेट्रोलियम, ताकि उसको हम डिटेक्ट कर पाए। अभी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड एंड गैस। गैस के अंदर में इसकी एक पंजेंट स्मेल होती है, यानी कि बदबूदार स्मेल होती है, ताकि फटाफट पता चल जाए कि लीकेज हो रहा है। लिक्विड में ये कलरलेस फॉर्म में भी आती है एंड इट ऑल्सो कम्स इन अ येलो कलर लिक्विड। तो ये सारी चीजें इथाइल मरकैप्टन के बारे में अगर आपने देख ली है तो अब आप ये भूलेंगे नहीं, which is the idea of discussing the options in detail. Now let's move on to the next question. Now coming to the last question of this video. अब ये assertion और reason पे बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पहले यूपीएससी में देखने को मिलते थे। नाउ द ट्रेंड इज कि ये बाकी भी स्टेट सर्विसेज में अभी क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं। इसमें जो ऑप्शंस होते हैं आप बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार आप ये assertion का जो स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट assertion और रीजन के दिए हुए हैं, इनको आप समझ भी लो, पर ऑप्शन अगर आपने ठीक से नहीं देखे तो आप गलती करेंगे, सिली मिस्टेक्स होती हैं। और भले ही घर पे प्रैक्टिस करते टाइम ना हो रही हो, एग्जाम में तो डेफिनेटली होती है। तो इसलिए हमेशा ऑप्शंस, असर्शन, रीजन क्वेश्चंस में आप बहुत ध्यान से पढ़ें। तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है असर्शन, ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, और दूसरा है रीजन, स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अब ये दो स्टेटमेंट है, हमें इंडिविजुअली पहले देखना है कि ये सही है कि गलत है, उसके बाद हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेलुलोज जो होता है आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही कमाल की चीज होती है, बिकॉज इसमें फाइबर होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी पर से में इसको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें एसिटिल लिंकेजेस होते हैं, जिसके अंदर में मोनोसैकेराइड्स का प्रेजेंस होता है, राइट। इसको डाइजेस्ट करना, इसको ब्रेक डाउन करना के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नॉट इन ह्यूमन बॉडी। देयरफॉर ह्यूमन बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला सही है। सेकंड स्टेटमेंट है स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम सच एज डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अब एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि शुगर हो गया, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए आसानी से, राइट। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इस पर्पस के लिए, जैसे आपका एमिलेज हो गया, वैसे ही आपका एक डायस्टेज है, जिसकी बात हम कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में। तो अब डायस्टेज जो होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में सलाइवा में पाया जाता है, करेक्ट है, और ये हेल्प करता है डाइजेशन में, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में। अब ये स्टार्च को ब्रेक डाउन किस में करता है? माल्टोज में करता है, ठीक है। इसके नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एज के साथ इसका प्रेजेंस हमारी बॉडी में कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, स्टमक अपसेट रहता है, आपको इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, राइट। वही जो इस एंजाइम का पर्पस है। तो अब नेचुरल सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि इसका मिल्क हो गया, हनी हो गया, ताकि आपकी बॉडी में जो एंजाइम की क्वांटिटी है वो इससे सप्लीमेंट हो जाए, ठीक है। तो अब दोनों हमने देख लिया, इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ह्यूमन बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज एंड स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम दैट इज डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। इन विच पार्ट? इन दी सलाइवा इन योर माउथ। मुंह के अंदर में सलाइवा जो होता है उसके अंदर में प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शंस एंड वेरी केयरफुली वील सी दी ऑप्शंस। बोथ ए एंड ए आर ट्रू, इतना पार्ट बिल्कुल ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत है। बोथ ए एंड ए आर ट्रू, बिल्कुल सही। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये जो सेकंड पार्ट है ये भी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। पर थर्ड और फोर्थ भी देखते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज ए एंड आर बोथ आर ट्रू। लास्ट ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका फर्स्ट पार्ट गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, दैट ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, व्हिच इज करेक्ट। सेकेंडली, स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम सच एज डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। सलाइवा के अंदर में डायस्टेज हमें मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शंस सही हैं, लेकिन आर जो है, रीजन जो है, वो इसका नहीं है। तो दैट इज व्हाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी तरीके से असर्शन और रीजन क्वेश्चन में आप बहुत पेशेंटली ऑप्शंस को देख के करें। इवन दो आपको दोनों स्टेटमेंट्स क्रैक हो गए, फिर भी आपके गलती के चांसेस रहते हैं, राइट। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स,
ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फ़ायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोज़ बनाएं, प्लीज़ कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।